नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत की बात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विपक्ष हुआ हमलावर। भागवत ने कहा, खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवरों का काम है, जंगल में ताकतवर बनना जरूरी है। विपक्ष ने बताया ध्यान बटाने की साजिश। समझेंगे संघ प्रमुख के बयान के मायने, तो करेंगे बात असंसदीय शब्दों की नई सूची को लेकर हो रही राजनीति की भी। जुमलाजीवी, तानाशाह, दंगा जैसे शब्दों को माना गया असंसदीय। इस्तेमाल करने पर सदन की कार्रवाई से किए जाएंगे बाहर। समझेंगे क्यों विपक्ष हुआ लाल पीला। जानेंगे कि क्या विपक्ष के पास नहीं बचे अब सरकार पर हमले के लिए शब्द, तो बताएंगे आपको पटना में आतंकी नेटवर्क के खुलासे की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की दूसरी बार रची गई साजिश। 26 लोगों पर एफआईआर, 3 गिरफ्तार। जानेंगे कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्लान, तो पीएफआई की आरएसएस से तुलना पर छिड़ा सियासी बवाल। बयान देने वाले एसएसपी को पद से हटाने की बीजेपी ने की मांग, तो आरजेडी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उतरे बचाव में। चलेंगे सुप्रीम कोर्ट। अब न्यायाधीशों की टिप्पणियों पर सवाल उठाने वालों पर नहीं चलेगा अवमानना का मुकदमा। तो बताएंगे आपको कि सर्वोच्च अदालत ने छत्तीसगढ़ के फर्जी मुठभेड़ मामले में याचिकाकर्ता पर क्यों लगाया जुर्माना। तो आइए शुरू करते हैं देश की बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एक बार फिर विवाद छिड़ गया। कर्नाटक में एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि खाना और जनसंख्या बढ़ाने का काम तो जानवर भी करते हैं, जंगल में सबसे ताकतवर होना जरूरी है, लेकिन इंसानों में दूसरों की रक्षा करना मनुष्यता की निशानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन अलगाववाद की ओर ले जाता है। आरएसएस प्रमुख भागवत के इस बयान पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बीजेपी पर जनता को उनकी जरूरतों से जुड़े मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। बताइए मोहन भागवत साहब कि क्या भारत का कोई रिलीजन है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बीच बीच में स्वयं सेवकों को संदेश देने के लिए दूसरे कार्यक्रमों का मंच इस्तेमाल करते रहे हैं। इस बार वो सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि खाना और बच्चे पैदा करना तो जानवरों का काम है, लेकिन इंसान को ताकतवर बनना जरूरी है ताकि वो दूसरों की रक्षा कर सके। केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. मोहन भागवत के इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। भागवत का ये कहना कि सिर्फ जिंदा रहना ही जीने का मकसद नहीं होना चाहिए, जंगल में ताकतवर बनना जरूरी है, जंगल में शक्तिशाली ही जिंदा रहेगा, कहकर भागवत ने इशारों ही इशारों में स्वयं सेवकों को संदेश दे दिया। उनके इस बयान को हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम आबादी को लेकर दिए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए कहा था कि हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जनसंख्या की असंतुलन की स्थिति भी पैदा न होने पाए। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड उनका प्रतिशत ज्यादा कर देगी। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी
बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें, और यह एक चिंता का विषय है। हालांकि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को रास नहीं आई ये बात। मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम की प्रजनन दर पिछले 20 सालों से हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा तेजी से कम हो रही है, लेकिन बीजेपी हिंदुओं से ज्यादा प्रजनन दर दिखाकर ये साबित करने में आमादा रही है कि हिंदू खतरे में हैं। हालांकि बाद में सीएम योगी लखनऊ में अशरफ अली के बनाए लुलु मॉल का उद्घाटन करने भी पहुंचे। योगी के जाने पर चुप रहे हिंदू संगठनों को अब वहां नमाज अदा होने पर भी ऐतराज हो गया है। उन्होंने वहां सुंदरकांड पाठ करने की धमकी दी है। बहरहाल संघ प्रमुख ने इशारों में इजराइल की तरह ताकतवर बनने का संदेश दे दिया है और इसकी राह में रुकावट को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाने में ना हिचकने की सलाह दे डाली। संघ के लिए इजराइल एक आदर्श राष्ट्र है। वहीं उन्होंने धर्म परिवर्तन रोकने पर जोर देते हुए कहा कि यह लोगों को उनकी जड़ों से अलग कर देता है। इस कार्यक्रम में शामिल दलित और पिछड़ा वर्ग समुदाय के बहुत सारे संतों के संगठन ने एक बयान में आरएसएस के सरसंघ चालक के हवाले से कहा है कि धर्म परिवर्तन अलगाववाद की तरफ ले जाता है। धर्मांतरण व्यक्ति को जड़ों से अलग करता है, इसीलिए हमें धर्म परिवर्तन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मोहन भागवत के बयानों को लेकर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तल्ख प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि मोहन भागवत बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते, सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नफरत का भाव क्यों है। ओवैसी ने कहा कि भागवत चाहते हैं कि भारत का एक धर्म हो, लेकिन भारत में सिर्फ हिंदू ही नहीं कई धर्मों के लोग रहते हैं। सुनिए, मोहन भागवत साहब को संविधान पढ़ना चाहिए। आप संविधान को कब माने हमको मालूम। अब भारत 75वीं आजादी यौम आजादी मनाने जा रहा है। तिरंगे को आप कब माने, ऑर्गेनाइजर पढ़ लो आप। आपने 3 रंग के बारे में आपके उस वक्त के सरसंघचालक ने क्या कहा था वो पढ़ लो आप। जनगण मन के बारे में आपके उस वक्त के सरसंघचालक ने क्या कहा था पढ़ लो आप। मोहन भागवत साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़िए भारत के संविधान के। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि बीजेपी और संघ जनता के हित से जुड़े मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए इस तरह के विवादित मुद्दे उठाते हैं। बहरहाल बीजेपी और आरएसएस अगले आम चुनाव के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे उठाकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मानसून सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में कई शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने का ऐलान किए जाने से विपक्ष ने गंभीर ऐतराज जाहिर किया। इन शब्दों की सूची में जुमलाजीवी, तानाशाह, शकुनी, जयचंद, विनाश पुरुष, खून से खेती जैसे कई शब्द शामिल हैं। इन्हें अब सदन में इस्तेमाल किए जाने पर कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाने वाले शब्दों को ना चुनकर नए भारत की डिक्शनरी से हटा दिया गया। इस हंगामे के बीच सफाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि इन शब्दों पर कोई पाबंदी नहीं है, इन्हें केवल असंसदीय घोषित किया गया है। इस सूची में 1952 से लेकर अब तक शामिल किए गए शब्द हैं जिन्हें कागज की बचत के लिए इंटरनेट पर डाला गया है। जुमला जीवी, बाल बुद्धि, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उचक के अहंकार, काव काव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर चोर मुसेरे भाई, चौकड़ी, तड़ी पार, तलवे चाटना, तानाशाह, दादागिरी, दंगा, अंट शंट, अनपढ़, अनगर्ल, अनार्किस्ट, उचक्के जैसे शब्द अब माननीय सांसद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दरअसल ऐसे शब्दों की सूची हर साल जारी होती है और इस सूची को इस साल की ताज़ा सूची बताया जा रहा है। मतलब साफ है कि अगर विपक्ष सरकार के खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उस शब्द को सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाएगा।
ऐसे में विपक्ष का कहना है कि बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। राहुल गांधी तो खासे दुखी है। उनका मानना है कि जिन उपाधियों से वो मोदी सरकार को नवाजते थे, वो सारे अल्फाज अब सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिए जाएंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी ने पहले इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे भारत का नया संविधान बनाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यही हाल रहा तो कल भगवा कपड़े पहनकर संसद आने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। This cannot be the reckoning factor as she is a tribal lady. I think she is a competent personality. But the issue is, the flip side is that she is representing such a party which is our ideological adversary. दरअसल लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले इस सूची के आने से विपक्ष गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि मोदी सरकार जानती है कि उनके कामकाज के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें असत्य, अयोग्य, अपमान, निकम्मा जैसे आम चलन वाले शब्द तो है ही। अंग्रेजी शब्दों की फहरिस्त में अब्यूज्ड, ब्रिटेड, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी और इनकॉम्पिटेंट, कोविड स्प्रेडर और स्नूपगेट भी शामिल है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में। क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है। आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? 8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए असंसदीय शब्दों की सूची में संघी शामिल नहीं है। दरअसल सरकार ने हर उस शब्द को बैन कर दिया जिसके जरिए विपक्ष ये बताता है कि बीजेपी कैसे भारत को बर्बाद कर रही है। विपक्ष के इस चौतरफा हमले के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सफाई दी। उन्होंने कहा कि इन शब्दों पर पाबंदी नहीं लगाई है, सिर्फ उन्हें असंसदीय घोषित किया है। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि इस्तेमाल किए जाने पर इन शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। ओम बिरला ने कहा कि असंसदीय शब्दों की पहचान की प्रक्रिया 1952 से चली आ रही है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं में असंसदीय घोषित किए गए शब्दों को शामिल किया गया है। कुछ असंसदीय शब्दों को जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है। उसमें कुछ राज्यों की विधानसभाओं और देश की अन्य लोकसभाओं या वहां के अपर हाउस, उनका संदर्भ भी उसमें दिया गया है। ओम बिरला की दलील है कि इसमें वो शब्द भी शामिल है जिनका प्रयोग सत्ता पक्ष ने किया है। सफाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये कोई नई सूची नहीं बल्कि संकलन है, जिसे कागज के इस्तेमाल से बचने के लिए इस सूची को इंटरनेट पर डाल दिया गया। लेकिन जिन शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है उससे विपक्ष बेचैन है, क्योंकि अगर वो आलोचना करने वाले इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाएगा। इसीलिए विपक्ष का मानना है कि मोदी सरकार संसदीय संवाद बंद कर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APM। पटना में एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। पटना दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए
15 दिन पहले से आतंकियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े इन 26 लोगों की साजिश का खुलासा 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी से हुआ। वहीं पटना के एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को हटाने की मांग कर दी, तो आरजेडी और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा एसएसपी के समर्थन में उतर आए। पटना में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की साजिश के खुलासे से सनसनी फैल गई है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से एक दिन पहले 2 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी से पता चला कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए 26 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इन संदिग्ध आतंकियों अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन से पूछताछ के बाद अरमान मलिक को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस ने इंडिया 2047 नाम का डॉक्यूमेंट बरामद किया है। 7 पेज के इस डॉक्यूमेंट में पूरी साजिश का जिक्र है। इस साजिश में 26 लोग शामिल थे। सभी के पीएफआई और एसडीपीआई से रिश्ते बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से एक दिन पहले यानी 11 जुलाई की शाम को इंटेलिजेंस ब्यूरो की निशानदेही पर पुलिस ने नया टोला में छापेमारी कर जलालुद्दीन और गुलिस्ता मोहल्ले में अतहर परवेज को घर से पकड़ा था। सूत्रों के मुताबिक इनके बैंक अकाउंट से 80 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन मिला है। फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार के मुताबिक ये मिशन 2047 पर काम कर रहे थे और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब इस जांच में ईडी को भी शामिल कर लिया गया है ताकि इनके फंडिंग के स्रोतों का पता चल सके। वहीं मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है। इन दोनों पर मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप है। वहीं पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से करके नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया। एसएसपी ढिल्लों ने कहा कि जैसे आरएसएस शाखा में अपने स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग देती है, वैसे ही पीएफआई अपने लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती है। ढिल्लों के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई और ढिल्लों को अपने पद से हटाने की मांग कर डाली। वहीं आरजेडी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मानवजीत सिंह ढिल्लों के समर्थन में उतर आए हैं और ढिल्लों को हटाने का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल इस आतंकी साजिश के खुलासे के साथ बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। नूपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट जजों की टिप्पणियों पर सवाल उठाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एसएन ढींगरा और वरिष्ठ वकीलों अमन लेखी और के राम कुमार पर अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति देने से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इनकार कर दिया। अवमानना मुकदमा चलाने की अनुमति वकील सीआर जयासुकीन ने मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तीनों के बयान स्वस्थ आलोचना के दायरे में हैं। उन्हें अदालत की अवमानना नहीं कहा जा सकता। कानूनन अवमानना कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति की जरूरत होती है। नूपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना के बाबत अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आलोचना करने वालों के खिलाफ अवमानना का केस चलाने पर सहमति देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये उचित और वाजिब आलोचना के दायरे में है। के वेणुगोपाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एसएन ढींगरा, पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी और वरिष्ठ वकील के राम कुमार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति देने से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ये आलोचना किसी भी तरह से न्यायपालिका की महिमा के खिलाफ या न्याय प्रशासन में बाधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी फैसलों में ये माना है कि न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्ष और उचित आलोचना को अदालत की अवमानना नहीं माननी चाहिए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि आपके पत्र में नामित 3 व्यक्तियों द्वारा की गई आलोचना दुर्भावना से प्रेरित है या न्याय प्रशासन को बिगाड़ने का प्रयास है या कि यह न्यायपालिका की छवि को खराब करने के लिए जानबूझकर और प्रेरित प्रयास था।
दरअसल वकील सीआर जयासुकिन ने अटॉर्नी जनरल से दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एसएन ढींगरा, पूर्व एएसजी अमन लेखी और वरिष्ठ वकील के राम कुमार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति मांगी थी। अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई करने से पहले अटॉर्नी जनरल की सहमति आवश्यक है। इसी आधार पर वकील सीआर जयसुकिन ने नुपुर शर्मा मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पादरीवाला के द्वारा की गई टिप्पणियों की दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एसएन ढींगरा, पूर्व एएसजी अमन लेखी और वरिष्ठ वकील के राम कुमार के द्वारा की गई आलोचना के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति दिए जाने की मांग अटॉर्नी जनरल से की थी। जजों की टिप्पणी के बाद अलग अलग संगठन मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत कर रहे हैं। केरल हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पीएन रविंद्रन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि इस टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। उनके इस पत्र पर न्यायपालिका, नौकरशाही और सेना के 117 पूर्व अधिकारियों और जजों के दस्तखत हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा ने भी नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। आपत्तिजनक ट्वीट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन के मामले में जमानत के लिए मोहम्मद जुबैर की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस ने कहा कि जुबैर ने कस्टडी में माना था कि विदेश से उसे पैसे मिले थे, जिसके बाद उस पर एफसीआरए के तहत केस दर्ज किया गया। जुबैर की वकील ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि विदेश से कोई पैसा जुबैर को नहीं मिला। वकील ने कहा कि एक्सेल शीट में अल्ट न्यूज को फंड मिलने की लिस्टिंग पाकिस्तानी कोड नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं एक और मामले में हाथरस सीजेएम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की जमानत न देने के खिलाफ दाखिल सेशन कोर्ट में अपील पर जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि मामला पुराने ट्वीट का है। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से केस फाइल देने के लिए कहा है। साथ में कोर्ट ने पुलिस से ट्वीट की तारीख पूछी है। सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एसपीपी अतुल श्रीवास्तव ने ट्वीट की तारीख के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये ट्वीट अभी भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और जुबैर ने हनीमून से उनको जोड़ा है। कोर्ट ने पुलिस को व्यक्तियों का विवरण दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। एसपीपी ने दलील देते हुए कहा, जुबैर को 2022 में ईरान, सऊदी, पाकिस्तान आदि देशों से विदेशी फंड भी मिला था। उन्होंने कोर्ट को एफसीआरए के तहत विदेशी योगदान और विदेशी स्रोत की जानकारी दी। वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा, जुबैर का विदेशी धन के मामले में कोई लिंक नहीं है और किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि हमने उन लोगों से संपर्क किया है जिन्होंने उसे पैसे दिए। जुबैर की तरफ से कहा गया कि एफसीआरए का मामला ही नहीं बनता। जुबैर ने ट्वीट की बात स्वीकार की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जुबैर को 56 लाख रुपए मिले, जिसमें एफसीआरए का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पुलिस कस्टडी के दौरान जुबैर ने माना है कि उसे रेजर पे के जरिए पैसे मिलते थे, तब हमने उस पर एफसीआरए की धारा 35 लगाई। फिलहाल जुबैर की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पटियाला हाउस कोर्ट कल 2 बजे जमानत पर फैसला सुनाएगा। जुबैर ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज 6 एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा याचिका में उसके खिलाफ जांच के लिए गठित एसआईटी की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। जुबैर ने अपनी याचिका में उसके खिलाफ मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और हाथरस में दर्ज एफआईआर की जांच के लिए गठित एसआईटी का विरोध करते हुए कहा है कि यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस के महानिरीक्षक यानी आईजी की अगुवाई में एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है। वहीं हाथरस सीजेएम कोर्ट में पेश हुए मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट। देश की बात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।